हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विजित स्टडी पॉइंट टू चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए विजित स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम हिंदी के 50 प्रश्न करने वाले हैं और अगर इन 50 प्रश्नों में से आपके 30 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, क का उच्चारण स्थान है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। क का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क वर्ग में जितने भी वर्ड आते हैं सभी का उच्चारण स्थान कंठ होता है। इसके बाद देखेंगे दूसरा आपका आता है यहाँ पे च वर्ग, और च वर्ग में जितने भी वर्ड आते हैं सभी का उच्चारण स्थान तालु होता है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ट वर्ग आता है। ट वर्ग में जो पांचों वर्ड आते हैं या जो ट वर्ग में जो वर्ड आते हैं सबका उच्चारण स्थान मूर्धा है। इसके बाद देखेंगे आपका आता है त वर्ग। त वर्ग में देखेंगे जैसे त थ द ध अ न होता है, तो त वर्ग में जितने भी वर्ड आते हैं सभी का उच्चारण स्थान दंत है। और बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे प वर्ग है और प वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो ओष्ठ होता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न में पूछा जाता है। यहाँ पे क का उच्चारण स्थान पूछा गया है तो कंठ होगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि रस कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। रस का यहाँ पे प्रकार पूछा गया है तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 प्रकार के होते हैं। रस 9 प्रकार के होते हैं तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पे कौन सा छंद बनता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। दोहा और जो रोला है अगर इनको क्रम से मिला दिया जाए तो कुंडलियाँ बनता है। आपको भी पता होगा कि जो कुंडलियाँ है वह दोहा और रोले से बनता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। वहाँ पर होता है विभावना। ऑप्शन नंबर जो सी वाला दिया गया, सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जैसे बिनु पग चले सुने बिनु काना, तो यहाँ पे क्या है, जहाँ बिना कारण के ही कार्य का होना पाया जाता है वहाँ पर होता है विभावना। अगला देखेंगे यहाँ पे प्रश्न आपका दिया गया है, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। इसी पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इस पंक्ति में अलंकार पूछा गया है और यहाँ पे इसका राइट आंसर का प्रतीप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया, बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दाम लगाना का अर्थ है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा मूल्य आंकना। दाम लगाना का मतलब क्या होता है कि मूल्य आंकना। ऑप्शन नंबर जो ए में दिया गया है, ए वाला आपका यहाँ पे क्या है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि जुबान पर लगाम न होना इसका अर्थ है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अनावश्यक रूप से अस्पष्टवादी होना, उसी को बोलते हैं कि जुबान पर लगाम नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है कि टस से मस न होना इसका अर्थ है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुनय विनय से न पसीजना। टस से मस न होना इसका मतलब है अनुनय विनय से न पसीजना, जो कि बी में दिया गया, बी वाला राइट आंसर है। अगला है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इसका क्या अर्थ है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा कंजूस होना, मतलब अत्यधिक कंजूस होना। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, का अर्थ क्या है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि समय पर काम न करने से बाद में पछताना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, बी वाला राइट आंसर है। जिस तरह से अर्थ दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आप लोग कर लेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है कि वारिद का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बादल हो जाएगा। आपको देखिए बताया गया है कि जो यहाँ पे जल का पर्यायवाची है अगर उसके लास्ट में द लगा है तो वह बादल का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। अगर लास्ट में यहीं पे ज लगा रहता, जैसे वारिज लिखा रहता या जलज लिखा रहता, ज अगर लास्ट में लगेगा तो वह आपका कमल का पर्यायवाची होगा।
यह आप लोग याद रखेंगे। और अगर लास्ट में धी लगा रहता है, जैसे यहाँ पे जलधि हो या वारिधि हो, तो वह समुद्र का पर्यायवाची होगा। तो यह सब आपको याद रखना है, कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाए गलत न हो। और इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कि भुजंग का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्प हो जाएगा। भुजंग का जो पर्यायवाची शब्द है वह सर्प होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अमी का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सुधा हो जाएगा। अमी का यहाँ पे जो पर्यायवाची होता है अमृत होता है, सुधा होता है, पीयूष होता है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा सुधा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा रत्नगर्भा हो जाएगा। पृथ्वी का जो पर्यायवाची शब्द है वह रत्नगर्भा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर होगा। इसके अलावा पृथ्वी के बहुत सारे पर्यायवाची हैं, जैसे धरा होता है, वसुंधरा होता है, धरती होता है, भूमि होता है। तो यह पॉइंट आप याद रखेंगे। अगला कि सन्यासी का विलोम शब्द है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। और यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा भोगी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी में दिया गया भोगी शब्द, यही आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि स्वकीया का विलोम शब्द है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। स्वकीया, इसका विलोम हो जाएगा पर किया। तो यहाँ पर देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर डी में पर किया दिया गया है, तो डी वाला राइट आंसर होगा। श्री गणेश का विलोम शब्द है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री गणेश। श्री गणेश का मतलब होता है कि प्रारंभ करना, और इसका विलोम शब्द हो जाएगा इतिश्री, मतलब अंत करना। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि आकर्षण का विलोम शब्द है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा आकर्षण का जो विलोम शब्द होता है विकर्षण होता है। विकर्षण दिया गया है बी वाले में, तो बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह होगा आपका, यहाँ पे दिया गया छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया। तो इसके बाद यहाँ पर लगेगा आपका, यहाँ पे चिन्ह जो विराम चिन्ह दिया गया है सी वाले में, सी वाला राइट आंसर है। सी वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कि जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं पहचानिए। जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं वह पहचानना है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, सभी लोग प्रयास करेंगे। जब क्रिया की मूल धातु के साथ प्रेरणार्थक क्रियाएं आए वहाँ पे हम योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। बाकी सभी में यहाँ पे हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कि सेवा सदन किसका उपन्यास है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि आलोचना पत्रिका के संपादक कौन हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। आलोचना पत्रिका दिया गया है, तो इसके संपादक हो जाएंगे नामवर सिंह। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कि मैया कहीं बढ़ेगी चोटी, इस पंक्ति के रचनाकार कौन हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यह सूरदास की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर होगा। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, तो उसके लिए एक शब्द बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा आगमस्यत पतिका, जो डी में दिया गया, डी वाला राइट आंसर है। जो कानून के अनुकूल न हो, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो कानून के अनुकूल न हो तो उसको बोला जाता है अवैध है। जो कानून के अनुकूल नहीं रहता है उसको अवैध बोला जाता है। तो ए वाला राइट आंसर है। जो पूजा के योग्य हो, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो पूजा के योग्य हो तो उसको पूज्य बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर होगा। यहाँ पे बी वाला राइट आंसर। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कि त्रिफला में कौन सा समास है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। त्रिफला में देखेंगे पहला पद संख्यावाची है, तो यहाँ पे द्विगु समास होगा। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। तन मन धन में कौन सा समास है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा द्वंद्व हो जाएगा। यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। सभी में योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो डी वाला राइट आंसर है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि चक्रपाणी में कौन सा समास है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुब्री हो जाएगा, जो कि यहाँ पे बी वाले में दिया गया। बी वाला आपका राइट आंसर है।
निम्नांकित में कौन सा शब्द यहाँ पे स्वर संधि का उदाहरण है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे जो मनवंतर शब्द लिखा गया है यह आपका स्वर संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। परोपकार दिया गया है, परोपकार में है गुण संधि। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ पर भी एक मात्रा लगी होती है वहाँ पे गुण संधि रहता है, और जहाँ पे दो मात्रा लगी होती है वहाँ पे वृद्धि संधि होता है। यह पॉइंट याद रखेंगे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कि नायक में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अयादि संधि। ऑप्शन नंबर जो डी वाला दिया गया है, डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। प्रत्येक का हो जाएगा प्रतिधन एक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे ई वाला आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कि ग्रीस का सही यहाँ पे संधि विच्छेद है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरिधन, इससे बनेगा आपका गिरीश शब्द। ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया यह बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बे। ऑप्शन नंबर जो ई वाला दिया गया है, ई वाला आपका यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बेइंसाफी में जो प्रयुक्त उपसर्ग है वह बे है। इसके बाद भी 15 प्रश्न हैं। अगर आप यूपी वेद एंट्रेंस एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन यूपी वेद एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए कलावर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी गाइड बुक लेकर आया है, जिसमें आपके 2700 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे। एक आपका सॉल्व पेपर रहेगा। बुक का कवर पेज आप लोग देख सकते हैं, और इस बुक में सबसे अच्छी बात है कि आपको एग्जाम पैटर्न देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखेंगे विषय सूची मिलेगा। विषय सूची में देखेंगे यूपी बीएड 2025 का आपको यहाँ पे पेपर मिल जाएगा। सॉल्व पेपर रहेगा, और इसमें सभी सब्जेक्ट थ्योरी के साथ दिया गया है, एक्सप्लेनेशन भी किया गया है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं जीके है, हिंदी है। इसके बाद देखेंगे आपका इंग्लिश दिया गया है, रीजनिंग दिया गया है, कला वर्ग दिया गया है। और सबसे पहले आपको यूपी बीएड का पेपर मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर है, सॉल्व रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से पेपर दिया गया है। पेपर के बाद देखेंगे आंसर शीट दिया गया है, एक एक प्रश्न का यहाँ पे व्याख्या दिया गया है। और बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे जो आपका थ्योरी में पूरा का पूरा सब्जेक्ट भी रहने वाला है, सभी सब्जेक्ट रहेंगे। और इस बुक को आप लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन परचेज करना है तो बुक स्टोर पर जाकर के इस बुक का कवर पेज दिखा करके परचेज कर लेना है। अगर ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करके इन बुक को आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। और यहाँ पे चक्षु पब्लिकेशन का यहाँ पे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट भी आता है। इस प्रैक्टिस सेट को लेकर के और भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट में 9 सॉल्व पेपर मिल जाएगा, 15 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। तो स्टडी गाइड बुक के साथ अपना प्रैक्टिस सेट लेकर के अच्छी तैयारी आप लोग कर सकते हैं। तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सुरेश शब्द हो जाएगा। उपसर्ग का रहित का मतलब होता है कि जिसमें उपसर्ग न लगा हो। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। सुरेश शब्द में कोई उपसर्ग नहीं लगा है। बाकी यहाँ पे सुयोग में सु हो गया, विदेश में वी उपसर्ग हो गया, अत्यधिक में अति आपका क्या है, उपसर्ग है। अगला देखते हैं प्रश्न की निर्वासित में प्रत्यय है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वासित दिया गया। प्रत्यय लास्ट में लगते हैं तो इसमें आपका हो जाएगा इत प्रत्यय। इत देखेंगे किस ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ पे डी वाले में है, तो डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, नीचे दिए गए विकल्पों से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तद्भव शब्द आपका यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे जो मुख शब्द है यह आपका तद्भव है। इसका यहाँ पे जो तत्सम होता है मुख होता है, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। अगला है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा परिषद शब्द। जो परिषद शब्द है यह स्त्रीलिंग शब्द है, तो डी वाला राइट आंसर है। भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। जो आपका लड़कपन शब्द दिया गया है यह भाववाचक संज्ञा है, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। सच्चरिता यहाँ पे किस मूल शब्द से बना है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा आपका चरित्र हो जाएगा, जो कि यहाँ पे बी वाले में दिया गया है। बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि कौन सा व्यंजन स्पर्श नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा आपका यहाँ पे स्पर्श व्यंजन। आप लोग जानते हैं कि क से लेकर के म तक टोटल यहाँ पे 25 यहाँ पे स्पर्श व्यंजन है, या इसको स्पर्शी व्यंजन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे जो यह है यह आपका स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। य र ल व यह आपके यहाँ पर है अंतस्थ व्यंजन है, यह पॉइंट याद रखेंगे।
अगला देखते हैं प्रश्न यहाँ पर आपका दिया गया है कि लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अक हो जाएगा, जो कि यहाँ पे डी में दिया गया है। डी वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे जो तत्सम शब्द है, गेहूं का जो यहाँ पे तत्सम शब्द होता है वह होता है गोधूम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है, यह तत्सम शब्द है। अगला है कि योगरूढ़ शब्द कौन सा है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे जो लंबोदर शब्द है यह आपका योगरूढ़ शब्द है, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। अगला है कि जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, उसको यौगिक कहा जाता है। जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सकें तो उसको यौगिक शब्द कहा जाता है, तो बी वाला राइट आंसर होगा। अगला है कि उपयुक्त शब्द से यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। संविधान में हिंदी को यहाँ पे कहा गया है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो संविधान है उसमें हिंदी को राजभाषा कहा गया है, तो डी वाला राइट आंसर होगा। डी वाला यहाँ पे राइट आंसर होगा राजभाषा। अगला प्रश्न है कि मैया मोही यहाँ पे खाली स्थान दिया गया बहुत खिंचायो। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दाऊ। मैया मोही दाऊ बहुत खिंचायो, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि उदय शंकर भट्ट हिंदी साहित्य के प्रमुख यहाँ पे हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो उदय शंकर भट्ट थे वह हिंदी साहित्य के प्रमुख नाटककार थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि युद्ध प्रधान एवं राष्ट्र चेतना परक कविताओं में किसकी प्रधानता होती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ओजगुड़ रहता है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप लोग जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।